नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं तंदुरुस्ताई नमः के साथ और मैं पलक आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग आए हैं जालंधर के न्यू रूबी हॉस्पिटल में और ख़ास बात ये है कि आज हमारे साथ जो है डॉक्टर जसपिंदर कौर मैम जुड़ चुके हैं जो कि कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि एक कैंसर जिसका नाम सुन के लोग इतना डर जाते हैं, तो वो आखिर क्या बीमारी है, क्या लक्षण है इसके और पता कैसे चलता है कि ये आप जो है कैंसर से ग्रस्त हो चुके हैं। मैम, कैंसर होता क्या है हमारी ऑडियंस को ये आप ज़रा डिटेल में बताइए। जरूर मैम। सो सबसे पहले कैंसर की जो बीमारी है, राइट, वी ऑल नो कि इस वर्ड से ही नॉर्मल जो एक एनी इंडिविजुअल, हम ये वर्ड सुन के ही डर जाते हैं। सो कैंसर होता क्या है, हमारी बॉडी जो है उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो उन सेल्स में या बॉडी के किसी भी हिस्से में जब कोई सेल है डिवाइड करते हैं, जब वो एक एबनॉर्मल वे में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और एक गांठ या एक लंप फॉर्म कर लेते हैं, और वो जो सेल्स हैं उनकी क्षमता रखते हैं कि वो बॉडी के किसी भी हिस्से में स्प्रेड हो जाते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ कैंसर। सो मोस्टली मेन जो इम्पोर्टेंट फीचर्स यही रहते हैं कि एक वहाँ पे कुछ ना कुछ गांठ ऐसी कुछ लंप बन रहा है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो है सेल्स की वो शुरू हो जाती है, और वो जो सेल्स है दे कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सेल जो है मैम हमारी बॉडी में बनाती है या कैसे बनते हैं, मतलब सेल के बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए। जी, सो हमारी जो पूरी बॉडी है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे सॉफ्ट टिश्यू है, इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारी स्किन हो गई, जितने भी हमारे बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, सो एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी इज मेड ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, राइट, जिसको हम कोशिका कहते हैं। कोशिका। सो वो जो सेल्स है वो नॉर्मल, हमारी पूरी बॉडी ही उससे बनी हुई है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से। और नॉर्मल ये जो सेल्स हैं, बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो एक रेगुलर वियर एंड टीयर से गुजरती है, राइट, डेली जो हमारे तो सेल्स नए बनते रहते हैं, जो ओल्ड सेल्स हैं या जो डैमेज्ड सेल्स हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं। सो वो जो एक डिवीजन है वो नॉर्मली बॉडी में हर हिस्से में, हर पार्ट में, हर ऑर्गन में चलती रहती है। पर जब वो सेल्स किसी भी कारण, चाहे वो वी विल कम टू द फैक्टर्स ऑल्सो जिनके कारण कैंसर हो सकता है, बट किसी भी कारण जब वो जो सेल डिवीजन है एक नॉर्मल अपने एक वे से हट के एबनॉर्मल वे में जब वो चली जाती है और रैपिड मल्टीप्लिकेशन उनकी स्टार्ट हो जाती है, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो एक नॉर्मल जो सेल का स्ट्रक्चर है उससे हट के जब वो बनता है सेल, तो उसको हम कैंसर कहते हैं। तो आप सब जान गए होंगे कैंसर क्या है, ठीक है। अब हम मैम से जानते हैं कि कैंसर मैम पता कैसे चलता है कि पेशेंट जो है वो कैंसर से ग्रस्त हो रहा है, या मतलब स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें ज़रा हमारी ऑडियंस को आप इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, सो कैंसर जो सिम्टम्स है अगर हम बात करें, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स ऑन कि किस जगह पे जो कैंसर है वो डेवलप हो रहा है, तो उस साइट के हिसाब से ही जो एक इंडिविजुअल है उसको सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। सो अगर हम स्टार्ट करें, सपोज अगर किसी को ब्रेन में कैंसर हो रहा है तो पेशेंट को जैसे हेडेक रहना, रिपीटेड वॉमिटिंग्स, नोजिया वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, आंखों के आगे धुंधलापन आना, इवन सीजर्स जिसे दौरे की शिकायत कहते हैं। सो ये कॉमन सिम्टम्स हैं ब्रेन कैंसर के जो हो सकते हैं। अब ऐसे ही हेड एंड नेक में मुंह का कैंसर है अगर, या गले का कैंसर है, तो उसमें क्या है कि पेशेंट का कॉमन सिम्टम होता है कि हम खाना खाते हैं, खाना गले में अटकता है, या मुंह में कोई एबनॉर्मल कोई छाला हो गया जो बहुत देर से हील नहीं हो रहा, और वो साइज उसका बढ़ता जा रहा है, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, या बलगम के साथ खून आना। अब ऐसे ही फूड पाइप का अगर है तो सेम सिम्टम्स है कि खाना, सॉलिड फूड खाते हैं वो अटकता है, लिक्विड चला जाता है, फिर धीरे धीरे जैसे दिक्कत बढ़ती है तो फिर लिक्विड भी जाना बंद हो जाता है, रिपीटेड वॉमिटिंग पेशेंट्स को होती है, वज़न कम होना शुरू हो गया, सेम स्टमक का कैंसर हो गया, या आंतों का कैंसर है कि पेट दर्द रहना, पेट में थोड़ा सा भी खाना खा के जल्दी ऐसा लगना कि पेट भर गया है, राइट, पेट दर्द रहना, लेट्रिन में खून आना। सो ये कॉमन सिम्टम्स है जैसे आंतों के कैंसर के हो सकते हैं। एनीवेयर इन द बॉडी कहीं भी लंप फॉर्म हो रहा है, लाइक स्किन पे कहीं पे, या जैसे फीमेल्स में अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो छाती में कोई भी एबनॉर्मल गांठ फील होना, राइट, या ऊपर की स्किन में कोई चेंजेस होना, या कोई निप्पल से डिस्चार्ज होना, बगल में गांठ फील होना, ये ब्रेस्ट कैंसर के कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर हम सर्वाइकल कैंसर की या बच्चेदानी के मुंह की जो कैंसर होती है उसकी बात करें तो नॉर्मल इसमें क्या होता है, क्योंकि जो इसका एज रहती है वो यूजली अराउंड 45 के बाद 50s के अराउंड फीमेल्स में ज़्यादा ये पाया जाता है। सो उसमें मोस्ट कॉमन इज पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, माहवारी बंद होने के बाद फीमेल में स्पॉटिंग होना या ब्लीडिंग होना, पेल्विक रीजन में
थोड़ा भारीपन रहना, राइट, पेन रहना या एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज. सो लाइक दीज डिपेंडिंग ऑन द साइट, किस जगह पे कैंसर डेवलप हो रहा है उस तरह अलग अलग सिम्टम्स पेशेंट को होते हैं. अब ऐसे अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो मोस्ट कॉमनली पेशेंट को होता है कि ड्राई कॉफ रह रही है, खांसी रह रही है, 5-6 महीने से बहुत एंटीबायोटिक्स ले लिए, बहुत जगह चेक करवा लिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, खांसी वैसे ही बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूलती है, आवाज़ में बदलाव आ रहा है. सो दीज आर द, और अगर हम देखें तो ये जो सारे सिम्टम्स है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही कॉमन जो बीमारियां हैं उनके साथ ओवरलैपिंग है. तो ज़्यादातर क्या होता है कि ये सिम्टम्स पेशेंट्स को आते हैं, बट क्योंकि माइंड हमारा उस तरफ जाता नहीं है नॉर्मली एक इंडिविजुअल का कि ये कैंसर के लक्षण, कोई सोचेगा भी नहीं है ना, क्योंकि डर इतना है इस बीमारी को लेके. तो दे विल गो टू अ जनरल प्रैक्टिशनर या जनरल एक अपनी ओवर द काउंटर सिर्फ सिम्टम मैनेजमेंट के लिए वो मेडिसिन लेते रहते हैं कि ठीक है खांसी हो रही है तो कफ सिरप ले लिया, एंटीबायोटिक ले लिया, आजकल ये कॉमन है ना. सो सिम्टम ट्रीट करते हैं हम, जबकि उसकी जो प्रॉब्लम की जड़ है ना उस तक ज़्यादातर क्या होता है कि सिम्टम मैनेज करते रहते हैं लोग, वो थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, पर एक्चुअल जो उसकी प्रॉब्लम की जड़ है ना वहाँ तक पहुँचने में लेट हो जाते हैं. कोई ऐसा सिम्टम की जो मेन कॉमन होता है कि हाँ ये स्टार्टिंग ही है कैंसर की, हाँ बस ये मतलब स्टेज मतलब कैंसर ही है, फर्स्ट स्टेज का कैंसर है? सो नॉर्मली मैम जैसे अब कहीं पे अगर किसी को अगर तो डायरेक्टली कुछ गांठ शरीर में कहीं भी फील हो रही है, सेकेंडली पहले से कोई गांठ थी कहीं पे या कोई मोल या जैसे बॉडी पे मार्क्स होते हैं, अब उनमें कोई चेंजेस दिख रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, उनमें से कोई ब्लीडिंग हो रही है या कुछ भी एबनॉर्मल सिम्टम्स है पेशेंट, जो जैसे मैंने अभी मेंशन किया राइट, साइट वाइज जैसे जो सिम्टम्स होते हैं, ऐसा पेशेंट को कुछ भी एबनॉर्मल लगता है क्योंकि हमें हमारी बॉडी में कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है ना तो हमें वो एक इंट्यूशन आ जाती है, पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ समथिंग इज नॉट राइट, राइट. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि जब भी ऐसे कुछ सिम्टम्स या साइंस लगते हैं, अगर वो आपका ठीक है, आपने मेडिकेशन उसकी करवाई सिम्टम्स के लिए, अगर वो सिम्टम्स सबसाइड नहीं हो रहे राइट, तो देन डेफिनेटली आप एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाके उसकी जांच ज़रूर करवाइए. आई विल नॉट से बिकॉज नॉर्मल जो एक मेंटालिटी रहती है ना, तो डायरेक्टली कोई कैंसर स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएगा, बट साइट वाइज जो भी आपको सिम्टम्स हो रहे हैं राइट, तो उसके कंसर्न स्पेशलिस्ट के पास आप ज़रूर जाइए ताकि वो कम्प्लीटली आपको इवेलुएट करे, क्लिनिकली एग्जामिन करे, जो भी उनको रिक्वायर्ड टेस्ट्स लग रहे हैं. अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे कुछ भी ऐसा उनको लगता है कि इट माइट बी अ साइन ऑफ सम मेजर अंडरलाइंग प्रॉब्लम, तो उसके रिगार्डिंग जो भी उन्होंने टेस्ट करवाने हैं, चाहे वो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस है, कोई एक्सरे, CT, MRI, मैमोग्राफी, सो या कोई ब्लड टेस्ट है स्पेसिफिक राइट, सो उन वो टेस्ट करवा के फिर उसमें जो भी उनको लगता है कि हाँ ये कुछ कैंसरस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, कि चाहे CT, MRI में या ब्लड टेस्ट में ऐसा कुछ लग रहा है दैट इट माइट बी कि कुछ अंडरलाइंग मेजर इशू है, तो फिर दे विल डेफिनेटली रेफर टू अ कैंसर स्पेशलिस्ट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट. सो वो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमें लगे कि नहीं ठीक है, कॉमन सिम्टम्स है, आपने दवाई उसके लिए ले ली राइट, सिंपल कुछ कॉज होगा तो वो उतनी देर में, हफ्ते 10 दिन में वो सबसाइड हो जाएगा, कुछ ना कुछ रिलीफ हमें लगेगा. बट अगर ऐसा कुछ भी लगता है कि नहीं दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा, देन प्लीज़ डोंट डिले, बिकॉज वो जो टाइम पीरियड हमारे पास विंडो रहती है ना, दैट इज़ द मोस्ट क्रूशल पार्ट. ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मल जो हम अपनी OPD में देखते हैं ना, बहुत कम केसेस हैं किसी भी कैंसर के जो अर्ली स्टेज में हमारे पास आ जाते हैं. ज़्यादातर दे आर एडवांस्ड या लोकली एडवांस्ड या एडवांस्ड केसेस पहुंचते हैं, और उसका रीज़न यही है कि अभी भी हम क्या करते हैं, 5-6 महीने, साल भी लोग दवाई खाते रहते हैं, कभी यहाँ से ले ली, कभी वहाँ से, विंडो शॉपिंग, कभी चलो उस डॉक्टर के पास ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ रहा वहाँ देख लेते हैं राइट. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट राइट, बट जब आपको लगे कि हाँ नहीं फ़र्क पड़ रहा या मेरी प्रॉब्लम सिम्टम बढ़ रहे हैं, तब हम उस चीज़ को डिले नहीं करें. तो चलिए, जैसे कि हमने कैंसर के लक्षण भी जान लिए, कैंसर होता क्या है ये भी पता कर लिया, अब मैम से जानते हैं कि इसके कारण क्या है, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो है एक व्यक्ति जो है वो कैंसर से जो है वो ग्रस्त होता है. तो मैम इसके ज़रा आप हमें, हमारी ऑडियंस को इसके कैंसर के कारण बताइए. जी. सो मैम मोस्टली जो कैंसर के रीजंस है ना, जो फैक्टर्स हैं, हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक हमारे पास आ जाता है मॉडिफेबल फैक्टर्स और एक होते हैं नॉन मॉडिफेबल. सो जो नॉन मॉडिफेबल है, जो जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे जेनेटिक
कॉजेज हो गई, जेनेटिक म्यूटेशंस। अब अगर कुछ कैंसर जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन मतलब हेरिडिटरी होते हैं, राइट, या कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस है जो मे बी पेरेंट्स से आगे बच्चे को पास ऑन हुई हैं, सो उन फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। सेकेंड इज एज। अब एज, कुछ कैंसर्स जो हैं वो एज रिलेटेड होते हैं, कुछ जो पीडियाट्रिक, जो बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं कैंसर्स, राइट, एंड सिमिलरली जो कुछ कैंसर्स होते हैं मिडिल एज के या कुछ एल्डरली पेशेंट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। सेकेंडली द थिंग इज़ कि जैसे जैसे हम एज हमारी बढ़ती है, राइट, तो बॉडी का जो एक वियर एंड टीयर प्रोसेस है और जो हमारी इम्यूनिटी है कह लो, वो कहीं ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो उतनी हमारी बॉडी की क्षमता नहीं रहती हमारे डेली जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है या जो ये एक मेजर फैक्टर्स है विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ, उनको हमारी बॉडी फाइट कर सके। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे चेंजेस बॉडी में बनने शुरू हो जाते हैं, डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जो आगे चल के किसी ना किसी कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं। दैट इज वाई नाउ वी सी, बिकॉज अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, पीपल आर लिविंग टू मोर लाइक एज ग्रुप जो सीनियर्स का, एल्डर्स का है वो भी ज़्यादा है, राइट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, लोग लंबी उम्र तक जी रहे हैं। तो इसलिए जो पहले बीमारियां सुनी भी नहीं थी या जो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे कि ये एज रिलेटेड एल्डरली में पाई जाती है, वो अब हमें कॉमनली देखने को मिलती है। एग्जैक्टली कैंसर भी वही ऐसा ही है अब तो, मतलब बच्चों को भी मैंने सुना कहीं बच्चे भी जो है वो कैंसर से हो जाते हैं। तो मैम क्या आप हमें, हमारी ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि बच्चों में कैंसर जो है वो कैसे, मतलब क्या रीजन क्या है इसका? जी, सो मैम बच्चों में मोस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं। ज़्यादातर जो कैंसर्स देखे जाते हैं बच्चों में ना, वो कुछ ना कुछ ऐसी बाय बर्थ उनमें ऐसी कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस या ऐसे कुछ जेनेटिक चेंजेस ऐसे हो गए होते हैं जिनके कारण जो अर्ली एज ग्रुप में, जैसे इवन फ्यू मंथ्स से लेके 5-6 ईयर्स तक, दैट इज़ अ कॉमन एज जिनमें बच्चों के कैंसर्स जो पाए जाते हैं। सो मोस्टली ब्लड कैंसर्स या कुछ सॉलिड ट्यूमर्स भी हैं जो चाइल्ड ग्रुप के स्पेसिफिक होते हैं। बाकी जैसे हमने बात की थी फैक्टर्स की, जो मॉडिफिएबल फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में है, अब उनमें ज़्यादातर कॉमन फैक्टर्स आ जाते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया, देन देयर आर वेरियस अदर कॉजेज। मोस्ट कॉमन जो हमारा आ जाता है दैट इज़ आवर लाइफस्टाइल, जो हमारा आजकल का खान पान है, जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, एक्सरसाइज एवरीथिंग, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स है, मोस्ट ऑफ इट इज़ प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वी ऑल नो कितना आजकल प्रेजर्वेटिव्स वाला खाना। सो वो एक कॉमन फैक्टर्स है। देन देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो हमारा आसपास का पोल्यूशन है, देन फैक्ट्री वर्कर्स हो गए जो हमेशा एक्सपोज रहते हैं टू डिफरेंट केमिकल्स, तो उनके कारण उनमें ज़्यादा कैंसर्स होते हैं। देन एक्सट्रीम सन एक्सपोजर, जिसके कारण स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। सो इस तरह से ये सब फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में है, जो हम मॉडिफाई करके अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करके इन नॉट जस्ट कैंसर बट वेरियस अदर जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं आजकल, जैसे हार्ट डिजीजेज हो गई, डायबिटीज़, ओबेसिटी, विच इन टर्न लीड टू वेरियस अदर हेल्थ कंडीशंस, हम उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स जिनके कारण जो कैंसर है वो बनने की जो ससेप्टेबिलिटी है हमारी बॉडी में वो बढ़ जाती है। तो आज हमने जान लिया कैंसर क्या है, इसके कारण क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है। और बाकी मैम का थैंक यू जिन्होंने हमें इतना अपना प्रेशियस टाइम दिया, हमें अपने इधर हॉस्पिटल में बुलाया। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम जसपिंदर कौर मैम फॉर ज्वाइनिंग तंदुरुस्ताय नमः। थैंक यू।